सभी को। आज का हमारा टॉपिक है जीएस गुरिये यानी गोविंद सदाशिवराव गुरिये। ठीक है, तो आज हम गुरिये जी को पढ़ेंगे। इनका जीवन चक्कर 1893 से लेकर 1983 यानी 1893 में इनका जन्म हुआ और 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? मालवण गांव में। मालवण गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। 12 दिसंबर 1893 में। ठीक है, और ये जाति से शाश्वत ब्राह्मण थे, यानी ये जाति से ब्राह्मण थे। ठीक है, इनकी प्राथमिक शिक्षा मालवण गांव में हुई। ठीक, इसके बाद ये जूनागढ़ चले गए और इन्होंने एमए संस्कृत विषय से की थी। ठीक है, संस्कृत से इन्होंने एमए की। ठीक है, अगर इन्होंने संस्कृत विषय से एमए की तो इनका समाजशास्त्र की ओर रुझान कैसे? ठीक है, तो पैट्रिक गिडियंस जो बॉम्बे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उनके कुछ व्याख्यान इन्होंने सुने थे, जिसकी वजह से गुरिये की रुचि समाजशास्त्र में जागृत हुई। ठीक है, तो और पैट्रिक गिडियंस की सिफारिश पे ही गुरिये को लंदन भेजा गया। ठीक है, और फिर लंदन जाने के बाद प्रोफेसर हॉब हाउस के साथ इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, बाद में डॉक्टर रिवर्स के मार्गदर्शन में इन्होंने पीएचडी की। ठीक है, और इनकी जो पीएचडी के जो थीसिस है उसका क्या नाम था? द एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट। ठीक है, इन्होंने किसके सानिध्य में पीएचडी की? डॉक्टर रिवर्स के सानिध्य में। और इनकी जो थीसिस का क्या नाम था? एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 1923 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, फिर ये भारत आ गए। फिर 1924 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी का जो समाजशास्त्र विभाग था, उसमें पहले इनको रीडर पद पर नियुक्त किया गया, फिर इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, और इनकी जो पहली बुक थी वो कौन सी थी? कास्ट एंड रेस, जो कब आई थी? 1932 में। ठीक है, ठीक है, और इन्होंने सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, और सोशियोलॉजिकल सोसाइटी से एक पत्रिका का प्रकाशन होता था जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, जिसका प्रकाशन कौन करते थे? गुरिये जी करते थे। इसका प्रकाशन कब से शुरू हुआ था? 1952 से। भारतीय समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, और जो इंडोलॉजिकल अप्रोच है उसके विकास में इन्होंने सहायता की थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इनकी बुक्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इनकी पहली बुक थी कास्ट एंड रेस, जो 1932 में आई थी। ठीक है, फिर अगली है इनकी सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल, जो 1938 में आई। फिर अगली बुक है कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड सोसाइटी कब आई थी? 1945 में आई थी। फिर अगली बुक इनकी कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, जो 1961 में आई थी। अगली बुक है इनकी सिटीज एंड सिविलाइजेशन, 1962 में। फिर अगली बुक है द शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, जो 1963 में आई। इसी बुक में इन्होंने बताया कि जो जनजाति है वो पिछड़े हिंदू है। ठीक है, फिर अगली बुक इनकी द महादेव कॉलेज। कॉलेज एक जनजाति है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, इन्होंने कॉलेज जनजाति का अध्ययन किया था। ठीक, फिर अगली बुक है द इंडियन साधुज। द इंडियन साधुज में इन्होंने बताया कि जो साधु है वो समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, उसके साधु की जो जीवन रेखा वो समाज को किस तरह से प्रभावित करती है उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, फिर अगली है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया। ठीक है, फिर अगली बुक इनकी सोशल टेंशन इन इंडिया। ठीक है, ये बुक 2022 के अक्टूबर वाले एग्जाम में आई थी। ठीक है, अब हम गुरिये की जाति से संबंधित विचारों को देख लेते हैं। गुरिये की रुचि प्रारंभ से ही जाति और प्रजाति संबंधित विषयों में रही है। उनका पीएचडी का विषय भी जाति का नरजातीय सिद्धांत था। यानी जो इनका जो गुरिये जी का पीएचडी का जो विषय था यानी थीसिस थी, उसका क्या नाम था? एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट, यानी जाति का नरजातीय सिद्धांत। इन्होंने पीएचडी किसके सानिध्य में की थी? डॉक्टर रिवर्स के सानिध्य में की थी, जिसके आधार पर सन 1932 में इनकी प्रथम पुस्तक भारत में जाति और प्रजाति प्रकाशित हुई। ठीक है, जो कब प्रकाशित हुई थी? 1932 में। और ये कहाँ प्रकाशित हुई थी? लंदन में प्रकाशित हुई थी। गुरिये ने जाति का प्रजातीय सिद्धांत दिया, जिसमें आर्यों के आगमन के पश्चात उनकी चतुष्वर्ण व्यवस्था ही बाद में जाति में परिवर्तन हो गई। ठीक है, तो गुरिये ने जो अपना प्रजाति का सिद्धांत कहाँ से लिया था? आल्बर्ट रीजले से। सबसे पहले जाति का प्रजातीय सिद्धांत आल्बर्ट रीजले ने दिया था। आल्बर्ट रीजले ने बताया कि जो
पहले अलग-अलग प्रजातियाँ आपस में संपर्क में हुई, मतलब संपर्क में आई, जिससे क्या उनका मिश्रण बढ़ने लगा। फिर मिश्रण बढ़ने के साथ-साथ उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगे, यानी उनके बीच संघर्ष भी होने लगे। अगर संघर्ष होने लगे तो उनमें वर्ग-विभेद की भावना आने लगी, ठीक है? अगर वर्ग-विभेद की भावना उत्पन्न होने लगी, उससे क्या हुआ कि उनकी जो एक जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई, ठीक है? तो ये किसने बताया? हर्बर्ट रीज ने बताया, ठीक है? फिर उसी से जाति का प्रजाति सिद्धांत गुरुजी ने ग्रहण किया, ठीक है? तो गुरुजी जी ने क्या बोला कि द्रविड़ और आर्यों के बीच में संघर्ष हुआ, जिसमें क्या हुआ है, आर्य विजय हुए। विजय होने के बाद आर्यों ने ही 4 वर्ण की व्यवस्था की थी, जिसमें क्या क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और द्रविड़ जो शूद्र बनाए गए थे, ठीक है? इसी से बाद में क्या बनी, जाति बनी, ठीक है? गुरुजी ने जाति उद्भव से लेकर उसके भविष्य का विश्लेषण किया, ठीक है? उन्होंने अब जाति को एक जटिल घटना बताते हुए निश्चित शब्दों में बंधी हुई एक सामान्य परिभाषा नहीं दी। मतलब गुरुजी ने एक जाति की स्पेसिफिक परिभाषा नहीं दी, किंतु इसकी 6 विशेषता का अवश्य विश्लेषण किया, ठीक है? जो गुरुजी ने इसकी 6 विशेषता दी है वो किस बेस पे दी है? गुरुजी ने जाति व्यवस्था की संरचना और प्रतिबंधों के आधार पर प्रस्तुत की 6 व्यवस्था थी इसकी, ठीक है? मतलब संरचना और प्रतिबंधों के आधार पर प्रस्तुत की गई 6 विशेषताएं हैं, ठीक है? तो वो 6 विशेषताएं कौन-कौन सी है, उनको भी जान लेते हैं। तो पहली विशेषता क्या है? समाज का खंडात्मक विभाजन, ठीक है? खंडात्मक का अभिप्राय है कि समाज है ना विभिन्न-विभिन्न खंडों में विभाजित था, ठीक है? और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति और पद और कार्य सुनिश्चित होते थे, ठीक है? और फिर जैसे कि हम देखे जाने की प्रत्येक जाति की एक जातीय पंचायत होती थी, इसका अभिप्राय क्या है? समाज से खंडों में विभाजित था, ठीक है? अगली विशेषता क्या है? संस्तरण यानी हायरार्की। समाज में एक हायरार्की पाई जाती थी, यानी उच्चता और निम्नता का भाव पाया जाता था। जैसे कि उच्च पर ब्राह्मण और निम्न पर शूद्र और मध्य में क्षत्रिय और वैश्य, ये समाज की व्यवस्था थी, ठीक है? जो हायरार्की वाइज थी। अब हम अगली जो विशेषता वो क्या है? व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव, यानी व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभिप्राय से क्या है? अभी समाज है ना, समाज में जो जाति है उसका परंपरागत व्यवसाय होता था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी व्यवसाय का हस्तांतरण होता रहता था, ठीक है? और कई जातियों का नाम भी व्यवसाय के नाम पर ही होता था। अगर कोई जाति का सदस्य अपनी जाति के व्यवसाय से बाहर व्यवसाय करता था तो ये प्रतिबंधित होता था, ठीक है? अगली विशेषता क्या है? नागरिक तथा धार्मिक नियोग्यता एवं विशेषाधिकार, जिसमें मतलब जैसे उच्च जातियाँ होगी, उनको धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, ठीक है? मतलब कुछ ऐसे अधिकार जो सिर्फ़ उच्च जाति को ही प्राप्त थे। और फिर दूसरी ओर देखें तो ऐसी नियोगिता जो निम्न जातियों पर लाद दी गई थी। जैसे कि उनको मतलब वंचित रखा जाता था धार्मिक कार्यों या सामाजिक कार्यों में। तो ये क्या हो गए? धार्मिक नियोगिता एवं विशेषाधिकार, ठीक है? जो गुरुजी ने बताई। फिर अगली है खान-पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, ठीक है? मतलब जाति व्यवस्था में जातियों परस्पर भोजन और व्यवहार से संबंधित अनेक निषेध पाए जाते थे, ठीक है? जैसे किसी का हाथ का कच्चा भोजन करना और किसी का हाथ का पक्का भोजन करना, ठीक है? ये ऐसे प्रकार के प्रतिबंध पाए जाते थे जाति व्यवस्था में, ठीक है? फिर अगली विशेषता क्या बताई गुरुजी ने? वैवाहिक प्रतिबंध। मतलब जाति की एक प्रमुख विशेषता है, इसमें जाति या उपजाति के अंदर ही विवाह करते थे, ठीक है? अगर जाति से बाहर विवाह करता है तो समाज उसको दंडित करता था, ठीक है? और जो वेस्टर्न मार्क उन्होंने तो जाति अंतःविवाहिक का सार माना है, मतलब जाति अंतःविवाह का सार है, ठीक है? तो गुरुजी ने ये 6 विशेषता बताई जाति की। इन 6 विशेषता का अभिप्राय एक आइडियल टाइप, जैसे कि मैक्स वेबर बोलते भी बहुत सारी विशेषताओं में से जो बेस्ट विशेषताएँ हैं, उनको आइडियल टाइप मानते थे। वैसे ही गुरुजी ने जाति की एक स्पेसिफिक परिभाषा ना देकर उसकी 6 विशेषता बताई है, ठीक है? तो वो इस प्रकार थी। पहला खंडात्मक विभाजन, दूसरा हायरार्की यानी संस्तरण पाया जाता था समाज में, व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव तीसरा, और चौथा है नागरिक एवं धार्मिक नियोक्ता एवं विशेषाधिकार, पाँचवां खान-पान और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध, 6 वैवाहिक प्रतिबंध, जिसे वेस्टरमार्क जाति को अंतःविवाह का सार मानते हैं, ठीक है? तो ये क्या था? गुरुजी का जाति संबंधित विचार थे, ठीक है?
अब हम गुरी की जनजाति से संबंधित विचारों को देख लेते हैं। तो गुरी ने महाराष्ट्र के कोल्य का अध्ययन किया। गुरी ने महाराष्ट्र की कोल्य जनजाति का अध्ययन किया, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, और ये महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, और जो अध्ययन कौन सी बुक में किया था, द शेड्यूल ट्राइब, जो 1963 में आई थी। ठीक है, गुरिये ने जनजाति को पिछड़े हिंदू माना। ठीक है, गुरिये ने जनजाति को पिछड़े हिंदू माना। ये हिंदू धर्म के लोग ही हैं जो विकास की धारा में पिछड़ गए हैं। इनके पिछड़ने का कारण था इनका हिंदू समाज में पूरा एकीकृत न हो पाना, या शेष समाज के साथ पूर्ण रूप से समन्वित न हो पाना। यानी गुरिये ने जनजाति को पिछड़े हिंदू माना, और ये बोला क्या बोला, ये हिंदू धर्म के लोग ही हैं जो विकास की धारा में पिछड़ गए हैं। और इनका कारण क्या था कि हिंदू समाज के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत न हो पाना या समन्वित ना हो पाना। ठीक है, इसका कारण माना। ठीक है, दूसरी तरफ गुरुजी क्या तर्क देते हैं कि जनजातीय जीवन में हिंदू धर्म के मूल्य और प्रतिमानों को सम्मिलित करना एक सही कदम था। हिंदुओं के सामाजिक वर्गों के साथ बढ़ते संपर्क के कारण जनजातियों ने धीरे धीरे हिंदुओं के कुछ मूल्य और जीवन पद्धति को अपना लिया है। फलस्वरूप जनजातियों के लोग शराब पीना छोड़ दिया है और शिक्षा प्राप्त करना आरंभ कर दिया है, और हिंदू कृषकों के प्रभाव से कृषि के तरीकों में भी सुधार किया है। यानी गुरुजी तर्क देते हैं कि जो हिंदुओं के मूल्य प्रतिमानों के कारण इन पे प्रभाव पड़ा है, जो प्रभाव इस प्रकार पड़ा है कि जो जनजातियों ने शराब पीना छोड़ दिया है और शिक्षा प्रारंभ करनी शुरू कर दी है, और हिंदू कृषकों के प्रभाव में आकर उन्होंने कृषि तकनीकों का भी सुधार किया है। ठीक है, तो ये बात कौन करते हैं, गुरुजी करते हैं। ठीक है, और जो जनजातियों का प्रथम अध्ययन भारत में किसने किया था, एलपी विद्यार्थी ने। और एस.सी. राय जो थे, उसने प्रजाति लेखन का जनक कहा जाता है। ठीक है, और जनजाति के संदर्भ में जो वेरियर एल्विन थे, उन्होंने अलग तरह की नीति अपनाई थी। बोला कि जनजातीय जीवन को छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी नेशनल पार्क की नीति के बारे में बोला था। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था जनजाति के बारे में, एकीकरण की नीति अपनाई। ठीक है, ये क्या किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, एकीकरण की नीति के बारे में। ठीक है, एलपी विद्यार्थी ने जनजातीय अध्ययन करने वाले प्रथम थे। ठीक है, जो भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, गुरिये से संबंधित, भारत में जाति संबंधित और जनजाति संबंधित गुरिये के विचार थे, उनको हमने देख लिए हैं। तो थैंक यू गाइज।